हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का टाइप फोर्थ लेके आया हूं और आप लोगों को पता है कि अब मैं यहां पर ऐसी मेथड को यूज़ करता हूं जो इस समय नए ज़माने में जो इस समय चल रही हैं करंट में, जिन लोगों का यूज कर रहे हैं, लोग टॉपर जिनका यूज कर रहे हैं, और वो आप लोगों से इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोचने की क्षमता, सोचने की देखने का, चीज़ों को देखने की, चीज़ों को समझने की जो ट्रिक होती है, जो तरीका होता है, वो आप लोगों से डिफरेंट होता है। तो चलिए उन्हीं तरीकों को, उन्हीं ट्रिक्स एंड ट्राइब को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाता हूँ। यदि दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि मान लीजिए आप लोगों के घर से कॉलेज की दूरी स्थिर है, स्थिर मतलब ये फिक्स है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ये फिक्स है, या मान लीजिए 10 किलोमीटर मान लेता हूँ, और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए 50 मिनट लगते हैं, और यदि आप इसी दूरी को बाइक से तय करते हैं तो आपको मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक बार दूरी स्थिर है, एक बार 50 मिनट लग रहा है और एक बार 10 मिनट लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार आप इस दूरी को पैदल तय कर रहे हैं और दूसरी बार इस दूरी को बाइक से तय कर रहे हैं। तो क्या होगा यदि दूरी स्थिर है? दूरी स्थिर है, दूरी बेसिकली होता क्या है? टाइम इनटू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। यदि आपकी दूरी फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यदि आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? टाइम कम लगेगा। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कमेगी तो टाइम अधिक लगेगा। ये हो गया। अब आप लोगों को एक और उदाहरण बताता हूँ। जैसे एरिया, किसी आयत का एरिया जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यदि लंबाई बढ़ेगी, यदि एरिया स्थिर है तो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। कब होगी? जब एरिया स्थिर है। लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कमेगी, और चौड़ाई कमेगी तो लंबाई बढ़ेगी। किस अनुपात में? बिल्कुल जस्ट सिमिलर, रिवर्स रेशियो में वो बढ़ती है और कमती है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए कार्य, वर्क यदि कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है, तो यदि व्यक्तियों की संख्या में, व्यक्तियों की संख्या में ये क्या होता है? वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? ये व्यक्तियों की संख्या गुणित उनके द्वारा लिए जाने वाला टाइम, यानी वो कितना टाइम ले रहे हैं उसका। यदि व्यक्तियों की संख्या में, देखो, यदि वर्क कांस्टेंट है, कार्य स्थिर है, तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो उस कार्य को करने का टाइम क्या होगा? कम होगा। और यदि व्यक्ति कमेंगे, वो जो काम है उसको करने में अधिक टाइम लगेगा। आप लोग खुद सोचते होंगे ना, यदि मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ काम होता है, उस काम में आप ज़्यादा व्यक्ति लगा देते हो तो टाइम कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कार्य तो स्थिर है, कार्य तो जितना था वो उतना ही है। ये था, ये कांस्टेंट था, ये कॉन्सेप्ट था। दूरी बराबर क्या होती है? टाइम इनटू स्पीड। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये तो आप लोग जानते होंगे। जब यहाँ का दो चीज़ों का प्रोडक्ट, यानी जो मल्टीपल है, ये स्थिर दिया है, तो इसमें से एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू कमती है तो दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। इन एक दूसरे के बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, रिवर्स अनुपात में। क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी की कीमत में 12.5% की 12.5% बढ़ा दिया जाता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च स्थिर रहे? अब देखो, यहाँ खर्च स्थिर है, एक्सपेंडिचर यदि स्थिर है, एक्सपेंडिचर बराबर होता क्या है? प्राइस इंटू रेट, मतलब क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब आपका खर्च स्थिर है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ये स्थिर हैं। यदि प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ को जो लेके आते थे वो कम लेके आओगे, क्योंकि खर्च तो आपका पता है कि आपके पास इतने ही रुपए हैं। यदि रेट बढ़ गया तो वो चीज़ क्या होगी? कम आएगी। और यदि वो प्राइस यदि कम जाए तो रेट, ये जो आप जो लेके आते थे वो ज़्यादा लेकर आएंगे। वैसे है क्या? देखो, 12.5% होता क्या है? बेसिकली ये होता है 1/8, 1/8। अब बढ़ा है मतलब आएगा प्लस। देखिए,
क्या है, चीनी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या थी और बाद में वैल्यू क्या हो गई। वैसे होता क्या है, यहाँ रेट और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। तो रेट देखो, रेट क्या हुआ, रेट क्या हुआ, 8 से बढ़कर 9 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 8 और 8 से बढ़कर कितना हो गया, 9। यहाँ जो पहले जो होता है ना, पहले के स्थान पर 8 क्यों लिखते हैं, जो नीचे होता है ना वो हम पहले वाले को मानते हैं। जो नीचे होता है जिससे तुलना होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और बढ़ोतरी हुई है 1 की तो 8 से हो गया 9। अब देखो रेट बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या होगी, कमी होगी। मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। ये 8 से 9 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 9 से घटकर हो जाएगा 8। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 की कमी आई है। और अब देखो यहाँ नीचे किसे लिखोगे, नीचे लिखोगे 9। ये कितने परसेंट की कमी आई है, 1% की। तो तुलना किससे करते हो, पहले वाले से। तो ये 9 को हम नीचे लिखेंगे, गुणित 100, ये आ जाएगा आपका 11.11। ये क्या है, कमी। तो रेट 8 से 9 होगा तो क्वांटिटी हो जाएगी 9 से घटकर 8। अब कितने परसेंट की कमी आई, कितने की कमी आई, 1 की। परसेंटेज में निकालना है तो ये पहले वाले को नीचे लिख दो, 100 का गुणा कर दो। ये हो गया 11.11 की कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इनिशी पहले तो सवाल को पढ़ो कि क्या है, आयत की लंबाई में 25% को बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें जिससे क्षेत्रफल स्थिर रहे। यानी लंबाई को बढ़ाओगे तो क्षेत्र चौड़ाई को कितने परसेंट कम करना होगा जिससे क्षेत्रफल स्थिर रहे। तो देखो पहले का क्या था, इनिशियल, और यहाँ लिखेंगे फाइनल। 25% की मीनिंग क्या होती है, 25% की मीनिंग होती है 1/4। और बढ़ा रहे हैं तो प्लस, क्या है, लंबाई की बात चल रही। आप लोग ये सुधार लेना, लंबाई, लंबाई 25% बढ़ा रहे हो तो यहाँ लंबाई यहाँ चौड़ाई। देखो लंबाई क्या है, ये किसकी वैल्यू होती, ये पहले वाले की, यानी 4। और लंबाई बढ़ गई है, 4 से बढ़कर क्या हो गई, 4 में 1 बढ़ा है तो कितना हो गया, 4 से बढ़कर 5। देखना लंबाई हो गई 4 से बढ़कर 5 तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, उसके रिवर्स रेशियो में, जिस अनुपात में बढ़ा है ना उसके अपोजिट में। ये 4 से बढ़कर 5 हुआ है तो चौड़ाई 5 से घटकर 4 हो जाएगी। कितनी घटी है, 1 घटी है। ये परसेंटेज में निकालना चाहो तो कितने परसेंट की कमी आई है, तो -1 किससे तुलना करते हैं, जो पहले होता है उससे तुलना करते हैं, गुणित 100। इससे आप कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 20% की कमी आ गई। देखो क्या होता है, लंबाई क्या हो गई, 4 से बढ़कर 5 हो गई तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5 से घटकर 4 हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी आई, -1 की। परसेंटेज कैसे निकालोगे, -1 बटे ये पहले वाला, गुणित 100, क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दाल की कीमत 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 5 किलो दाल अधिक खरीद पाता है। अगर उसका खर्च स्थिर है तो दाल की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, अब आप लोगों को पता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी खर्च स्थिर है। देखो क्या है, यदि दाल की कीमत बढ़ेगी तो रेट, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। यदि खर्च मान लो आपके पास 100 रुपये है, रेट बढ़ गया तो क्या होगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, आप कम लेके आएंगे। और रेट कम हो जाता तो आप ज़्यादा लेकर आते। तो ये यदि ये स्थिर है तो देखो क्या है, दाल की कीमत क्या हुई, 20% कम हुई। कम होने का 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 कम हुई है इसलिए माइनस। पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई। देखो ये जो नीचे होता है ना उसे हम पहले 5 लिखते, ये क्या है, प्राइस। और यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस देखो 5 में से क्या है, -5 -1 यानी 5 -1 क्या हो गया आपका 4। ये प्राइस हो गया आपका 5 से घटकर हो गया 4। प्राइस क्या हो गया, घट गया, 5 से हो गया 4। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी,
ये प्राइस घटा है तो क्वांटिटी 4 से बढ़कर हो जाएगी 5। अब देखो इनमें अंतर कितने का है, क्वांटिटी में अंतर कितने का है, मात्रा में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और देखो यहाँ 1 यूनिट का अंतर है और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ दी है 5 किलो, यानी ये प्राइस के कम होने से कोई व्यक्ति 5 किलो दाल ज़्यादा खरीद पा रहा है। ध्यान से सुनना, प्राइस के कम होने से कोई व्यक्ति 5 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है। तो ये प्राइस में कमी क्या हुई, 1 यूनिट की, और इस 1 यूनिट की वैल्यू दी है 5 केजी। ये याद रखना, यहाँ बस समझना था, यहाँ हमको परसेंटेज नहीं निकालना। प्राइस क्या हुआ, 4 से घटकर हो गया 5, तो क्वांटिटी हो गई 4 से बढ़कर 5, लेकिन इस ये बढ़ने से प्राइस के कमने से क्वांटिटी के बढ़ने से 5 किलो दाल ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणित 4, यानी कितना हो गया, 20 केजी हो गया। अब देखो ये पहले इतना खरीद पाता था, यही निकालना था, प्रारंभिक खपत कितनी, तो प्रारंभिक खपत क्या, 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली। अब यदि आपसे ये पूछता कि बाद की खपत बताओ, तो आप 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आती, 5 गुणित 5 यानी 25। ठीक है, ये वो वैसे भी निकाल सकते हो, पहले 20 केजी खरीद पाता था, अब वो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो 25 केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं होती है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपये है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ, ये देखो यहाँ लूप होल देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता तो कैसे सॉल्व करता, वो देखो यहाँ क्या है, देखो कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसकी आय स्थिर है। और आय क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, एक टिकट की कीमत गुणित व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यानी एक टिकट की कीमत कितनी है और व्यक्ति कितने आने वाले हैं, तो एक टिकट की कीमत में व्यक्तियों की संख्या का गुणा कर दो तो आय आ जाती है। आय कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, एक टिकट की कीमत कितनी है और सिनेमा घर में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आय आ जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आय स्थिर है, आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये कांस्टेंट है, यदि प्राइस बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कमेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही आय है, इनकम है, रेवेन्यू है। तो प्राइस बढ़ा तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो यहाँ देखो क्या है, प्राइस कितना बढ़ा है, 15 रुपये बढ़ा है, देखो। और यहाँ देखो पहले प्राइस कितना था, 120 था, पहले प्राइस 120 था, अब उसमें 15 और बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 135 हो गया। मतलब यहाँ बात करें, यहाँ प्राइस की, ये पहले ये बाद में, ये पहले प्राइस कितनी थी, 120, और अब कितनी हो गई है, 135। चाहो तो आप कैंसिल कर दो, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135। ये क्या था, ये प्राइस है। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि आय स्थिर है तो प्राइस बढ़ा है तो व्यक्तियों की संख्या कम ही होगी। प्राइस 8 से 9 हो गया तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई होगी, 9 से घटकर 8 हो गई होगी, यही रहा होगा। अब देखो व्यक्तियों की संख्या में कितने यूनिट की कमी आ गई है, 9 से घटकर 8 हो गया, मतलब 1 यूनिट की कमी आ गई है, 1 यूनिट की कमी आ गई है। और यहाँ व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी दी है, 50 कमी दी है, यानी दर्शकों की संख्या में देखो, दर्शकों की संख्या में 50 की कमी आ जाती है, यानी ये क्या है, दर्शकों की संख्या। तो एक यूनिट की कमी आ रही है, यूनिट में 1 यूनिट है और दर्शकों की संख्या है 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 50। तो हमें निकालना है प्रारंभिक संख्या मतलब 9 यूनिट। तो 9 यूनिट क्या निकलेगी, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 गुणित 9,
यानी कितना हो जाएगा आपका 450। 450 ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक संख्या है, ये बाद की, ये पहले की, ये बाद की। अब यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बाद की संख्या बताओ, तो ये 9 का गुणा ना करके हम किसका गुणा करते, 8 का गुणा करते, तो वो कितना आ जाता, 400। और आप लोग खुद सोचो, पहले 450 थे, अब 50 की कमी आ गई है, तो 450 में से 50 घटाओगे कितना आ जाएगा, 400 ओबियसली। तो बस इतना आप लोग याद रखना, यदि प्राइस बढ़ेगा तो व्यक्ति कम होंगे, प्राइस जिस अनुपात में बढ़ा है व्यक्ति उसी अनुपात में कम हो गए हैं। तो इस व्यक्तियों की जो यूनिट है उसकी वैल्यू दी है, उसमें कमी दी है 50, 1 यूनिट की वैल्यू दी है, आपने 9 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कंपनी 25% कर्मचारियों को निकाल देती है, लेकिन कर्मचारियों की कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी जाती है ताकि उत्पादन में कोई कमी ना हो। कर्मचारियों की प्रारंभिक अवधि ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, मैंने आप लोगों को कांस्टेंट बताया ही था। यदि वर्क कांस्टेंट है तो वर्क कांस्टेंट है तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या गुणित लगने वाला टाइम। यदि व्यक्तियों की संख्या में कमी करोगे तो टाइम में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि ये कब होगा, जब वर्क कांस्टेंट है। ये अब बात आप लोगों को याद रखना है, ये फंडामेंटल चीज़ें आप लोग याद रखा करें कि किन दो प्रोडक्ट का जो जो दो वैल्यू होती है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, एक कंपनी 25% कर्मचारियों को निकाल देती। 25% की वैल्यू क्या होती, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब ये निकाल रही है, निकाल रही है मतलब माइनस करोगे। देखो यहाँ वैसे ही करेंगे सिमिलर, पहले क्या था, बाद में क्या है, और यहाँ देखो क्या है, यहाँ व्यक्तियों की संख्या पर्सन, और यहाँ वो लगने वाला टाइम। ठीक है, इनका प्रोडक्ट है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना ये, तो इन दोनों प्रोडक्ट को ही लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो व्यक्तियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी है, 1/4 की। पहले कितनी थी, ये जो पहले होती वो नीचे लिखी होती, पहले थी 4, और अब 4 से घटकर, 4 में कितना घटा, 1, 4 में से घटकर कितना हो गया, 3 हो गया। तो व्यक्तियों की संख्या में जिस अनुपात में कमी हुई है उसके रिवर्स अनुपात में टाइम में वृद्धि हो जाएगी। तो व्यक्तियों की संख्या हो गई 4 से घटकर हो गई 3, तो टाइम लगने वाला जो टाइम होता है वो 3 से जो बढ़कर हो जाएगा 4। इतना हो गया, कहीं कोई कैलकुलेशन करना पड़ी, बिल्कुल नहीं। चलो देखो, अब ये जो टाइम है, ये टाइम में कितने का अंतर आया, टाइम में आया 1 यूनिट का अंतर, टाइम में आया 1 यूनिट का अंतर। और इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी है। देखो टाइम में कितने का अंतर दिया है, यहाँ 2 घंटे बढ़ जाता है। देखो व्यक्तियों 25% कर्मचारियों को निकाल देने से, मतलब ये 4 से 3 होने पर कार्य सीमा 2 घंटे बढ़ा दी जाती है। तो ये टाइम है, टाइम में अंतर दिया है 2 घंटे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे। अब यदि हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक कार्य अवधि, प्रारंभिक कार्य अवधि मतलब 3 यूनिट पूछा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा 6 आवर। और यदि बाद की कार्य अवधि पूछता तो 4 का गुणा कर देते, ये बाद का है ये पहला है, 4 का गुणा करते तो 8 आ जाता, 2 × 4 = 8। या आप खुद सोचो, 2 बढ़ गया है, इसमें 2 और बढ़ा दो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। देखिए यदि आप इस जो क्वेश्चन है इनको बेसिक मेथड से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, और जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको कहीं कोई कैलकुलेशन करना पड़ी है क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ी है, आपको बस 3 4 5 ऐसे ही सवाल करना पड़ा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन फ्री हो जाते हैं ये सवाल। तो मैं इसलिए इस रेशियो मेथड का यूज़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।